ईरान ने भारत के सामने क्या डिमांड रखी है? कौन से मुस्लिम देश अब इजराइल से भारतीय लोगों को इवैक्यूएट करने में हमारी मदद करने के लिए सामने आए हैं? और टर्की के प्रेसिडेंट एर्दोगान का $10 बिलियन का कौन सा झूठ पकड़ा गया है? कई सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम के न्यूज चैनल्स के ऊपर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत के इवैक्यूएशन ऑपरेशन सिंधु के बारे में। जैसा कि मैंने आपको पिछले कल ही बता दिया था कि कई सारी कंट्रीज ने भारत को कांटेक्ट किया है और भारत से आग्रह किया है कि हम उनके सिटीजन्स को भी ईरान और इजराइल से रेस्क्यू कर भारत लाएं। अब ये चीज कंफर्म हो गई है क्योंकि ईरान में स्थित भारत की एम्बेसी ने खुद इसकी जानकारी दी है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत की एम्बेसी ने कहा है कि नेपाल और श्रीलंका की गवर्नमेंट की रिक्वेस्ट को कंसीडर करते हुए भारत अब अपनी इवैक्यूएशन ऑपरेशन सिंधु में नेपाल और श्रीलंका के सिटीजन्स को भी रेस्क्यू करने जा रहा है। ईरान में स्थित भारत की एम्बेसी ने नेपाल और श्रीलंका के लोगों को कहा है कि वो अर्जेंटली भारत की एम्बेसी को रीच आउट करें और अपनी आइडेंटिटी और लोकेशन को शेयर करें ताकि उनको भी इवैक्यूएट करके भारत लाया जाए। नेपाल और श्रीलंका के सिटीजन्स को भारत की राजधानी न्यू दिल्ली तक लाया जाएगा और यहाँ से वो अपने देश खुद ही जाएंगे। अनकन्फर्म्ड सोर्सेज के हवाले से रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं कि बांग्लादेश और मालदीव्स ने भी ऐसी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन भारत ने इन दो देशों को अभी तक अप्रूव नहीं किया है। अब देखते हैं कि भारत सरकार आगे क्या करती है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इजराइल और भारत को लेकर। दरअसल ऑपरेशन सिंधु के तहत भारत की एम्बेसी इजराइल से भी भारतीय लोगों को इवैक्यूएट कर रही है। अब क्योंकि इजराइल में भी एयरपोर्ट ऑपरेशनल नहीं है और इजराइल की स्पेस पूरी तरह से क्लोज्ड है, इसलिए भारत को इजराइल के पड़ोसी देशों से मदद लेनी पड़ी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि इजराइल के दो पड़ोसी देश हैं, एक इजिप्ट और दूसरा जॉर्डन। ये दोनों मुस्लिम देश सामने आए हैं एंड इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इजराइल के साथ लगने वाले लैंड बॉर्डर्स के थ्रू भारतीय लोगों को अपने देश में एंट्री देंगे, जिसके बाद अब भारत की एम्बेसी इंडियंस को कांटेक्ट कर रही है। भारत सरकार के डेटा के मुताबिक इजराइल में इस समय भारत के 18,000 के करीब लोग हैं और ये वाकई में बहुत ही बड़ी संख्या है। कंपैरिजन के लिए ईरान में केवल 4,000 के करीब इंडियंस फंसे थे, यानी कि इजराइल में भारत को काफी बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन चलाना पड़ेगा। इजराइल में स्थित भारत की एम्बेसी ने इंडियंस के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी करके सबको रजिस्टर करवाने के लिए कहा है। कुछ लोग जो इजराइल से भारत आना चाहते हैं, भारत सरकार उनको जॉर्डन और इजिप्ट के रास्ते इवैक्यूएट कर रही है, लेकिन ज्यादा इंडियंस इजराइल से वापस नहीं आ रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है ईरान को लेकर, क्योंकि ईरान को भारत के रुख के ऊपर नाराजगी होने लगी है। ये तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि एससीओ संगठन की तरफ से ईरान इजराइल वॉर के ऊपर एक स्टेटमेंट रिलीज की गई है, जिसमें इजराइल को सख्त शब्दों में कंडेम किया गया है और ऐसा होना भी था क्योंकि एससीओ के अंदर रशिया, पाकिस्तान, चाइना और सेंट्रल एशिया की मुस्लिम कंट्रीज के साथ साथ ईरान भी फुल मेंबर बन गया है। ईरान साल 2023 में एससीओ का फुल मेंबर बन गया था, इसलिए ऑब्वियस है कि एससीओ की तरफ से जो स्टेटमेंट आएगी वो इजराइल के खिलाफ ही होगी और ऐसा ही हुआ था। इसलिए जब एससीओ की स्टेटमेंट सामने आई, उसके तुरंत बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने भी एक स्टेटमेंट रिलीज करके कहा कि हम इस स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं करते हैं एंड हमने इस मीटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया था, क्योंकि ईरान इजराइल सिचुएशन के ऊपर भारत का स्टैंड एससीओ की स्टेटमेंट से बिल्कुल अलग है। भारत ने अपनी स्टेटमेंट में कहा कि दोनों पार्टीज को डायलॉग और डिप्लोमेसी के रास्ते के ऊपर चलते हुए मुद्दे सुलझाने चाहिए। अब क्योंकि भारत ने इजराइल को कंडेम नहीं किया है, इसलिए ईरान को इस चीज के ऊपर आपत्ति है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। दरअसल ईरान के जो भारत में एम्बेसडर हैं, उन्होंने भारत से रिक्वेस्ट की है कि भारत की सरकार इजराइल के ईरान के ऊपर हमले और ईरान के ऊपर मिलिट्री स्ट्राइक्स को कंडेम करे, यानी कि भारत सरकार इजराइल की निंदा करे, आलोचना करे, इजराइल को बुरा भला बोले और हम इजराइल के ईरान के ऊपर हमले का विरोध करें। ये कहना है ईरान के भारत में डिप्टी एम्बेसडर मोहम्मद जावेद हुसैनी का। इनका कहना है कि इस समय ईरान काफी मुश्किल समय से गुजर रहा है और ईरान चाहता है कि भारत और जो भी ईरान के ग्लोबल अलाइज हैं, वो ईरान के दोस्त हैं, वो सब इजराइल के एक्शन को कंडेम करें, क्योंकि इजराइल ने इंटरनेशनल लॉज का उल्लंघन किया है। वैसे इस पूरे मसले में भारत का स्टैंड काफी हद तक न्यूट्रल है, लेकिन ईरान को न्यूट्रल एक्सेप्ट नहीं है। ईरान चाहता है कि भारत पूरी तरह से ईरान के पक्ष में आ जाए, जो कि मोदी सरकार के रूल में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ईरान और इजराइल का कंपैरिजन करें तो इजराइल के साथ हमारी डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इजराइल के साथ हम इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के ऊपर भी काम कर रहे हैं। इजराइल में भारत के वर्कर्स बड़ी संख्या में हैं। आई होप ईरान ये चीज समझे और दोबारा ऐसी डिमांड भारत के सामने ना ही करे तो अच्छा है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत का न्यूट्रल रहना सही है या फिर इजराइल या ईरान, इन दोनों में से किसी भी एक देश की साइड खुलकर सामने आना चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है यूपीएससी कैंडिडेट्स को लेकर। दरअसल यूपीएससी की तैयारी करने वाले कई सारे एप्लीकेंट्स इंटरव्यू स्टेज तक पहुंचने के बाद भी वहां पर सिलेक्ट नहीं हो पाते थे। ऐसे कैंडिडेट्स जो यूपीएससी के इंटरव्यू तक पहुंच जाते हैं लेकिन इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पाते हैं, ऐसे कैंडिडेट्स के लिए सरकार ने यूपीएससी के साथ मिलकर प्रतिभा सेतु स्कीम लॉन्च करने का फैसला किया है। इस प्रतिभा सेतु स्कीम के तहत अब जो भी कैंडिडेट यूपीएससी के इंटरव्यू स्टेज को पास नहीं कर पाते हैं, उन स्टूडेंट्स को अब गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के ऑफर दिए जाएंगे।
सरकार इन सभी कैंडिडेट्स की डिटेल गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज के साथ साझा करेगी और इन सब की रिक्रूटमेंट करवाएगी। यूपीएससी एंड भारत सरकार का कहना है कि अगर एक कैंडिडेट यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठ जाता है, यानी कि इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाता है, तो उसे भी कम नहीं आंका जाए, वो भी टैलेंटेड होता है। आपको क्या लगता है कि क्या ये स्कीम सही है? हाँ या फिर ना, नीचे कमेंट करके अपनी राय बताएं। नेक्स्ट अपडेट आ रही है टर्की और इंडोनेशिया को लेकर। कुछ दिन पहले टर्की के प्रेसिडेंट अर्दोगान ने अनाउंस किया था कि इंडोनेशिया ने टर्की से 48 की संख्या में कान 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर जेट परचेज कर लिए हैं और ये डील $10 बिलियन की होगी। लेकिन अब इंडोनेशिया ने टर्की के साथ फाइटर जेट की डील साइन करने से इनकार कर दिया है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। इंडोनेशिया की डिफेंस मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि 5th जनरेशन कान फाइटर जेट के लिए इंडोनेशिया ने टर्की के साथ केवल एक MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है और ये MOU इंडोनेशिया के डिफेंस मिनिस्टर और टर्किश डिफेंस इंडस्ट्री के सेक्रेटरी ने 11 जून को साइन किया था। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का मतलब डील साइन करना नहीं होता है। अभी भी हमने इंडोनेशिया एयरफोर्स के लिए फाइटर जेट्स को फाइनलाइज नहीं किया है। इस डील को लेकर नेगोशिएशंस टर्की के साथ अभी भी जारी हैं। और जहां तक बात है 48 फाइटर जेट्स ऑर्डर करने की, तो हमने जो टर्की के साथ MOU और मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, उसके ऊपर भी हमने फाइटर जेट की संख्या के ऊपर कुछ भी मेंशन नहीं किया है। 48 नंबर इसलिए फ्लोट किया जा रहा है क्योंकि इंडोनेशिया एयरफोर्स के पास 48 फाइटर जेट्स की रिक्वायरमेंट है, लेकिन हम सारे के सारे 48 फाइटर जेट्स टर्की से परचेज करेंगे, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। इंडोनेशिया ने कहा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एक इनफॉर्मल डॉक्यूमेंट पेपर होता है जो दर्शाता है कि हम किसी भी मुद्दे के ऊपर कोऑपरेट कर रहे हैं और ये लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, इसलिए इसको कोई भी एक देश अपनी मर्जी से कभी भी कैंसिल कर सकता है, जबकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद डील लीगली बाइंडिंग हो जाती है और एक पार्टी अपनी मर्जी से उसको कैंसिल करके पीछे नहीं हट सकती है। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स में पेमेंट से लेकर डिलीवरी की टाइमिंग्स और पेनल्टीज सब कुछ शामिल होता है। टर्की ने इंडोनेशिया के साथ ये सब चीजें फाइनलाइज की नहीं, केवल एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करके ये अनाउंस कर दिया कि टर्की को $10 बिलियन की फाइटर जेट की डील मिल गई है। लेकिन सामने से अब इंडोनेशिया ने भी क्लियर कर दिया है कि अभी भी कोई डील साइन नहीं हुई है, केवल एक MOU साइन हुआ है जिसको इंडोनेशिया कभी भी लीव कर सकता है। नेक्स्ट अपडेट आ रही है इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने कहा कि भारत अब इंडस वाटर ट्रीटी को दोबारा से रिस्टोर नहीं करेगा। इंडस वाटर ट्रीटी का सारा पानी अब भारत खुद ही इंटरनल यूज के लिए डाइवर्ट करेगा। अमित शाह ने कहा कि ट्रीटी के प्रीएम्बल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है कि ये ट्रीटी दोनों देशों के बीच पीस और प्रोग्रेस के लिए है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से पीस को वायलेट कर दिया गया है, जिसके बाद अब प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। ऐसे में इंडस वाटर ट्रीटी का सारा पानी अब भारत अपने लिए इस्तेमाल करेगा। वैसे आई होप कि कांग्रेस पार्टी या नई सरकार आकर ये फैसला न बदल दे। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। तो इस वीडियो को लाइक करें। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।